गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन चर्चा कर रहे थे प्रीवियस क्लास में विश्व की जो राज्य व्यवस्था है उसमें जापान के संविधान को लेकर के अपन ने अपना अध्ययन जो था वो प्रीवियस क्लास से प्रारंभ किया था। जापान के संविधान के बारे में अपन ने समझने का प्रयास किया था, ये जानने का प्रयास किया था कि जापान के संविधान का जो अध्ययन है उस अध्ययन का क्या महत्व है, अपन उसका अध्ययन क्यों करते हैं, उसका क्या महत्व है, वो मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन कौन से बिंदु थे जिसके आधार पे आप उनका ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जापान का संविधान का जब अपन अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर से इनके जो ये बिंदु हैं वो हमें जापान के संविधान को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जिसमें मैंने आपको एक बताया था कि जापान की जो एक अपन आर्थिक शक्ति के रूप में जापान राष्ट्र को अगर अपन देखें तो निश्चित तौर से अपन ये कह सकते हैं कि एक महानतम जापान की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक शक्ति के रूप में जो जापान ने जिस प्रकार से तरक्की की है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिपटल पे, वो अपने आप में एक काबिले तारीफ के तौर पे अपने कह सकते हैं उस चीज़ के लिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब परमाणु शक्ति का उस पर प्रयोग किया गया और उसके बाद उसने अपने आप को इतनी तीव्र गति के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उभारा और एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में ला करके खड़ा किया, तो कहीं ना कहीं उसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है, लोगों की जो दृढ़ इच्छा है, उनकी जो श्रम शक्ति है, वो निश्चित तौर से जापान को निरंतर नए आयाम स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा था कि जापान जो था वो एशियाई जो राष्ट्र है उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया। जापान एक छोटा सा राष्ट्र था जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ था। उसने 1905-4 की जो घटना थी जिसमें रूस को उसने पराजित किया, तो निश्चित तौर से जो उपनिवेशवाद के शिकंजे में जो कसे हुए जो राष्ट्र थे उनको एक नई प्रेरणा मिली, एक नया मनोबल मिला ताकि वो उन विदेशी शक्तियों का मुकाबला कर सके। इसके अलावा अपन ने देखा था जापान की जो लोकतंत्री जो ताजपोशी की अपन चर्चा कर रहे हैं, लोकतंत्र है, लेकिन उसके बाद भी जापान की जनता की जो आस्था राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रतीक के रूप में उन्होंने सम्राट के पद को आज भी बनाए हुए रखा है। तो वो भी अपने आप में एक अद्भुत कह सकते हैं अपन। जब हम ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर से जापान के संविधान को जब बनाया गया था तो यहाँ अमेरिका का जो प्रभाव था वो ज्यादा था, क्योंकि जनरल मैकार्थर की देखरेख में जो ये संविधान तैयार किया गया था, अमेरिकी प्रभुत्व का उस पर प्रभाव था, लेकिन उसके बावजूद भी जापान ने अमेरिका की अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को नहीं अपनाया। वहां संसदीय शासन व्यवस्था का स्वरूप जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अनुकूल दिखाई देता है, और उसके बावजूद भी उसमें संसदीय शासन व्यवस्था का एक निराला ही रूप देखने को मिलेगा। वो भी आज मैं आपके साथ उनकी विशेषताओं में आपके साथ चर्चा करूंगा। अपन ने कल की क्लास में अपन ने इसके महत्व की चर्चा कर ली थी, अपन ने इसके निर्माण की चर्चा कर ली थी। निर्माण में मैं पुनः बता देता हूं, आपको याद रखना है जापान का संविधान जो था वो 3 मई 1947 को लागू हुआ था। इसको 100वां संविधान भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अपन चर्चा कर लेते हैं आज विशेषताओं को लेकर के, और विशेषताओं में अपन ने 2 या 3 विशेषताएं जो प्रीवियस क्लास में अपन ने अध्ययन किया था, आज पुनः अपन शुरू से ही कर लेते हैं इसको। पहला देखा था अपन ने लिखित संविधान। लिखित संविधान यह आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। लिखित संविधान, ब्रिटेन के संविधान को अलिखित कहा जाता है क्योंकि उसका जो भाग है वो लिखा हुआ नहीं है। इसे लिखित कहा जाता है जैसे एक निश्चित समय में एक निश्चित निकाय के द्वारा बनाया गया और एक निश्चित तिथि को उसको लागू किया गया था। इसकी निश्चित तिथि भी है जिसको लागू किया गया, जबकि ब्रिटिश संविधान को अलिखित कहते हैं क्योंकि उसके संविधान की कोई तिथि नहीं है जिसके आधार पर अपन ये कहें कि लिखित रूप में। हाँ, थोड़ा सा अंतर अपन जापान के संविधान में ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के संविधान को एक विशेष संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया था, उस प्रकार की विशेष संविधान निर्मात्री सभा का गठन तो वहां नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एक निकाय जो बना था जनरल मैकार्थर के देखरेख में, उसके द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो हल्का सा एक अंतर जो है वो अपने को देखने को मिलता है जब अपन अमेरिका भारत के संविधान की चर्चा करते हैं उसके आधार पे। लेकिन लिखित प्रारूप है, ये लिखा हुआ है निश्चित समय में एक निश्चित निकाय के द्वारा और निश्चित तिथि को इसको लागू किया गया है। तो ये लिखित संविधान आप पहले से भी अच्छी तरीके से जानते हैं, एक बार पुनः आप इनको देख लीजिए।
दूसरी अपन चर्चा कर रहे थे लौकिक प्रभुसत्ता। लौकिक प्रभुसत्ता। अब आप देख सकते हैं लौकिक प्रभुसत्ता का क्या तात्पर्य होता है, यानी कि यहां राज सत्ता की जो शक्ति का जो स्रोत है वो किसमें निहित है। तो राज शक्ति जो है उसका जो स्रोत जो रहेगा वो जनता रहेगी, यानी शक्ति जो है किसमें निहित है, शासन करने की शक्ति किसमें निहित है, जनता में। आप अपने नोटबुक में ये चीजें नोट करते रहे कि इसका आपको केवल और केवल अर्थ समझने प्रयास करना है कि लौकिक प्रभुसत्ता का तात्पर्य है कि संविधान के द्वारा ये तय होता है कि शासन की शक्ति जो है वो अंतिम रूप से किसमें निहित की गई है, वो जनता में निहित की गई है। इसको लौकिक प्रभुसत्ता पे आधारित है। हालांकि अपन ये देखते हैं, अपन ये सुनते हैं आलोचकों के द्वारा, आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं और वो कहते हैं कि जापान का जो संविधान है वो विदेशियों ने बनाया है और इसे बलपूर्वक जो है जापान की जनता पे थोपा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अपन यहां वस्तुतः जब इस चीज का अध्ययन करते हैं तो यहां शासन करने की जो शक्ति की अपन चर्चा करते हैं, शक्ति के स्रोत की जो चर्चा करते हैं, वो शक्ति जनता में निहित की गई है। यानी जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है, ये प्रकार हो सकता है, लेकिन उन प्रतिनिधियों को जो जनता चुनती है वो प्रतिनिधि जनता की शक्ति का ही प्रयोग वहां पे करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट्स की अपन चर्चा करते हैं लोकतंत्रीय संविधान। लोकतंत्रीय संविधान। अब देखिए आप यहां ये सवाल करोगे कि सर लोकतंत्रीय संविधान यहां कुछ समझ में नहीं आया। यहां देखना है कि जापान में अपने को सम्राट का पद दिखाई देता है। किसका पद दिखाई देता है? सम्राट। सम्राट यानी राजा, आप इसको भी कह सकते हैं, राजा भी कह सकते हैं, राजा। अब सम्राट या राजा, राजा जो है वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो थी उसका प्रतीक है। तो अपन देखते हैं साहब राजतंत्र किसका प्रतीक है? राजतंत्र। राजा का जो पद पाया जाता है वो देखा जाता है वहां राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का जो स्वरूप है वो अपने को दिखाई देता है। लेकिन संविधान की विशेषताओं में राजा का पद, सम्राट का पद होते हुए भी क्या है? लोकतंत्रीय, यानी शासन लोकतंत्रीय, जनता का शासन यहां पे स्थापित किया गया है। किस प्रकार से कि सम्राट जो है, ये सम्राट केवल राज्य, सम्राट जो है वो राज्य और जनता के प्रतीक के रूप में है। किसके रूप में है? प्रतीक के रूप में। प्रतीक के रूप में सम्राट का पद है साहब। समझ गए मेरी बात को? यहां लोकतंत्रीय स्वरूप है, लेकिन जो राजा का पद है वो राजतंत्रात्मक होते हुए भी जापान के अंदर अपन को प्रजातंत्र या जनतंत्र की अपन चर्चा करते हैं वो दिखाई देता है। किस प्रकार से? सम्राट का पद केवल राज्य और जनता के प्रतीक के रूप में इसको बनाए रखा गया है, लेकिन व्यवहार में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली जापान में पाई जाती है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, आपको केवल शब्दों के अर्थ को पकड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि ये चीजें आपके सामने पहली बार नहीं आ रही हैं। इससे पहले भी आप इन चीजों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब आप यहां जब देखते हैं तो जापान में पूर्णतः अपन लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि यहां अपन जब इसके लोकतंत्र के साथ अपन गणतंत्र की चर्चा करते हैं, गणतंत्र की चर्चा करते हैं, तो गणतंत्र में क्या होता है? गणतंत्र में होता है साहब राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष, यानी राष्ट्र का जो अध्यक्ष है ये क्या होता है? निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है। जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है वहां अपन क्या कहते हैं? उसको गणतंत्र कहते हैं। जबकि अपन जब जापान के संविधान की चर्चा करते हैं, ब्रिटेन के संविधान की चर्चा करते हैं, तो अपन क्या पाते हैं कि यहां पे जो उनका जो राष्ट्राध्यक्ष है, अपने यहां राष्ट्राध्यक्ष में अपन भारत की चर्चा करें तो भारत में अपन किसका नाम लिखते हैं? यहां पे राष्ट्रपति। अब भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत चुना जाता है या निर्वाचित होता है? आपको पता है साहब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये राष्ट्राध्यक्ष है।
अब अपन जब जापान की चर्चा करते हैं तो यहाँ जापान का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो है साहब राजा। क्या है? राजा। और राजा का पद जो है वो क्या है? पैतृक है साहब, वंशानुगत है, पैतृक है। तो इस प्रकार से वहां अपन गणतंत्र तो नहीं कह सकते, लेकिन जो शासन की मंत्रिमंडलीय जो शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है उसमें शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर अपन यहाँ देखते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो शासन का कार्य करते हैं और शासन की जो शक्ति है वो सम्राट के पास निहित नहीं है, सम्राट केवल एक प्रतीक के रूप में है। यहाँ उस शक्ति का जो प्रयोग जो है वो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के द्वारा किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अपन अगले पॉइंट को। जापान के संविधान के जो अगली विशेषता है वो क्या है? अगली विशेषता में अपन देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। अब यहां संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है? इससे पहले आपने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा था, तो ब्रिटेन के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता ही थी या संसद की सर्वोच्चता ही थी? मैंने आपको वहां लिखाया था संसद की सर्वोच्चता। अब आपको केवल इन्हीं दो शब्दों के माध्यम से आप इनकी पूरी जो रूपरेखा है उसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। ब्रिटेन के संविधान में संसद की सर्वोच्चता थी, अर्थात संसद चाहे जैसा कानून बना सकती है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून को किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी जाती है, इसलिए संसद सर्वोच्च थी कानून निर्माण के रूप में। जबकि यहां संविधान सर्वोच्च है, यानी कि संपूर्ण शासन व्यवस्था की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा संचालित होगी? संविधान के द्वारा। सरकार जो भी कार्य करेगी, जो भी नीति निर्माण करेगी, वो संविधान के अंदर लिखी गई बातों के अनुसार करेगी। इसके अलावा जनता के जो भी अधिकार, जो भी कर्तव्य, वो भी संविधान के द्वारा तय किए गए हैं। अगर संविधान की किसी धारा का या संविधान का किसी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है तो यहां क्या होता है? न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका इसकी रक्षक होती है। किसकी? संविधान की। अगर संविधान के किसी उपबंध का या किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस कानून को क्या घोषित कर देती है? अवैध घोषित कर देती है। तो यहां ये संविधान की सर्वोच्चता की बात की जा रही है। समझ गए मेरी बात को? और संसद की सर्वोच्चता में वहां संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहां संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन के अंदर संसद जो है वो जैसा कानून बनाए वैसा कानून बना सकती है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून को किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। इसीलिए कहा जाता है, एक विचारे का कथन भी था, ब्रिटेन की संसद जो है वो चाहे जैसा कर सकता है, केवल स्त्री को पुरुष नहीं बना सकता, पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? संसद सर्वोच्च है कानून निर्माण की प्रक्रिया में। अब आपके आगे चल करके अपन इसको देखते हैं, संविधान की सर्वोच्चता को लेकर के देखते हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता में क्या आता है? जब अपन इसके आर्टिकलों की अध्ययन करते हैं तो उसमें मैं बेसिकली आपको आर्टिकल बता देता हूं। 81 जो आर्टिकल है इसका, अनुच्छेद 81 जो है उसमें न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो है, ये न्यायालय को इसका रक्षक बनाया गया है। अर्थात न्यायालय जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, वो मिलकर जो कानून बनाते हैं उनका न्यायिक उनकी जांच जो है वो कर सकता है। इसके अलावा 98 जो है वो इस संविधान की सर्वोच्चता को क्या करता है? व्यक्त करता है। अर्थात यहां अपन देख सकते हैं कि संविधान जो है जापान का एक सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च कानून है। इसके अलावा जो भी नीति नियम, जो भी अध्यादेश जो है वो इस कानून के नीचे है, यानी संविधान सर्वोच्च कानून है। आप लिख सकते हैं यहां पे 98 में क्या कहा गया है? संविधान सर्वोच्च कानून है और इसमें है न्यायिक पुनर्निरीक्षण की बात कही गई है।
और इसके अलावा 99 का जो अनुच्छेद है जापान के संविधान में, ये क्या कहता है कि जापान का चाहे सम्राट हो, चाहे मंत्री हो या कोई भी अधिकारी हो, वो संविधान का सम्मान करेगा, ऐसी बात वहां कही गई है। अगला पॉइंट अपन देखते हैं, सीमित राजतंत्र। इसमें को मेरे को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। सीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र की अपन जब चर्चा करते हैं तो ये पॉइंट जो था ये आपको ब्रिटेन के संविधान में भी देखने को मिला था वहां पे। अब सीमित राजतंत्र का मतलब क्या है? राजतंत्र यानी सम्राट का पद है लेकिन साथ में क्या जुड़ा हुआ है? सीमित है, यानी राजा की जो शक्तियां हैं वो विधि अर्थात विधान के द्वारा क्या कर दी गई है? खत्म कर दी गई है, सीमित कर दी गई है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे सीमित राजतंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। तो एक पॉइंट जो है ये कॉमन आपको दिखाई देगा जापान के संविधान में भी और ब्रिटेन के संविधान में भी। ब्रिटेन के सम्राट और जापान के सम्राट की जब शक्तियों की चर्चा करें तो दोनों में बेसिकली हल्का सा अंतर यह आता है कि ब्रिटेन का जो सम्राट है उसकी जो शक्तियां हैं वो प्रथावंश क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। सम्राट ने कभी शक्तियों का प्रयोग किया नहीं तो धीरे धीरे ऐसी प्रथा बनती चली गई। तो उसको प्रथावंश, कोई कानून के आधार पर नहीं है, प्रथावंश सम्राट की शक्तियां क्या हो गई? सीमित हो गई है। जबकि अपन जापान के सम्राट की चर्चा करें तो जापान के सम्राट की जो शक्तियां हैं वो वैधानिक रूप से समाप्त कर दी गई है। कानून बना करके उनको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। सम्राट के पद को केवल जनता और राज्य के प्रतीक के रूप में बनाए रखा गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन जब चर्चा करते हैं जापान के संविधान में तो एक महत्वपूर्ण चीज आती है साहब, जापान के संविधान में ही देखने को मिलती है आपको, और वो है युद्ध का परित्याग। युद्ध का जो परित्याग है ये विश्व के संविधानों का जब अध्ययन अपन करते हैं तो जापान के संविधान में ये चीज देखने को मिलती है कि जापान के संविधान में ये चीज स्पष्ट की गई कि जापान युद्ध को आमंत्रित नहीं करेगा। जापान विश्व शांति को बढ़ावा देगा और उसके लिए प्रयास करेगा। तो इस प्रकार की जो बात है वो यहाँ पे कही गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि युद्ध के परित्याग की अगर चर्चा कहीं किसी संविधान में होती है तो वो है जापान के संविधान में, क्योंकि जापान के संविधान को आपको भी पता है अमेरिका के प्रभाव में जापान के संविधान की रूपरेखा तैयार की गई है। अमेरिका का प्रभाव उस पर दिखाई दिया था। लेकिन ये जो युद्ध की परित्याग है 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो जापान ने स्पष्ट रूप से अपने नवीन संविधान जो 1947 में लागू हुआ था 3 मई को, उसमें स्पष्ट रूप से इस चीज का उल्लेख किया है कि जापान युद्ध को कभी आमंत्रित नहीं करेगा, जापान अंतर्राष्ट्रीय शांति को हमेशा बढ़ावा देगा। तो ये चर्चा जो है वो यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा जापान के अंदर अपने को एक चीज और देखते हैं अपन, संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। जापान में संसदीय शासन प्रणाली दिखाई देती है, जबकि अमेरिका की देखरेख थी। संविधान जो था वो अमेरिका के नेतृत्व में बन रहा था, तो यहाँ अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का स्वरूप था, लेकिन ये ब्रिटेन है उसकी शासन व्यवस्था के समकक्ष दिखाई देता है। यहाँ ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अब अपन देखते हैं कि साहब संसदीय शासन जो व्यवस्था होती है उसका जो मुख्य जो विशेषताएं जो हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था में अपन को 2 पद दिखाई देते हैं, एक तो नाममात्र कार्यपालिका के रूप में, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक राष्ट्राध्यक्ष या एक शासनाध्यक्ष के रूप में। तो यहाँ जापान में भी वही प्रक्रिया है, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सम्राट है और शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री का पद दिखाई देता है। क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है तो निश्चित तौर से ये चीज अपने को दिखाई देगी। इसके अलावा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में क्या होता है? अंतर संबंध होता है, यानी व्यवस्थापिका प्लस कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में क्या होता है? अंतर संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका से इसका निर्माण होता है, इसलिए उसके प्रति वो क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है, डाइट के प्रति। यानी संसदीय शासन व्यवस्था की एक जो प्राण अपन कहें या उसकी एक आत्मा के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ उत्तरदायित्व है। शासन में उत्तरदायित्व जो होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो पाया जाता है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली हो गई। इसके अलावा अपन देख सकते हैं जापान के संविधान में कठोर संविधान, और कठोर संविधान को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कठोर संविधान का तात्पर्य ये होता है कि जिसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो उतनी सरल नहीं रहती है। तो यहाँ संशोधन जो है वो
डाइट जो है वहां की व्यवस्थापिका, इसके दोनों जो सदन है, दो सदन, उन दोनों सदनों के 2/3 बहुमत प्लस जनता की स्वीकृति, जनता की स्वीकृति, उसके बाद संशोधन होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। अब तक अपन देखते हैं जापान में संशोधन जो है वो हुए ही नहीं है। तो ये कठोर संविधान की बात आ गई। इसके अलावा अपन देख सकते हैं जापान में एकात्मक संविधान जो रूप है शासन व्यवस्था का वो दिखाई देता है। एकात्मक शासन जो व्यवस्था है वो दिखाई देती है, अर्थात केंद्र राज्य के मध्य किसी प्रकार की कोई शक्तियों का बंटवारा नहीं है। शक्तियां जो हैं एकात्मक यानी एक ही केंद्र में निहित की गई हैं, ये बात भी अपने को दिखाई देती है। इसके अलावा अपन ने यहाँ पे चर्चा कर ली थी न्यायपालिका को लेकर के, तो निश्चित तौर से अपन यहाँ एक पॉइंट डाल सकते हैं कि जापान के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका भी पाई जाती है जो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का तात्पर्य होता है कि न्यायपालिका जो है वो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करती है। जब संविधान के किसी भी भाग का, किसी भी उपबंध का जब अतिक्रमण होता है तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो होती है वो उसकी रक्षा करती है, उसे अवैध घोषित करती है। तो इस प्रकार की चर्चा आती है। इसके अलावा जापान के संविधान में लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वह कर्तव्य जो है उनकी चर्चा भी जापान के संविधान में की गई है। आप जापान के संविधान का अध्याय 3 देखेंगे तो उसमें अनुच्छेद 10 से लेकर के 40 तक जो है उसमें आपको जापान के नागरिकों के जो अधिकार हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अपन जापान के संविधान की चर्चा करते हैं तो अपन यहाँ पॉइंट्स लिख सकते हैं। जापान में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, कैसी व्यवस्थापिका है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, यानी व्यवस्थापिका के 2 रूप होते हैं, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होती है और एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है। जापान में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक का तात्पर्य होता है 2 सदन पाए जाते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। ये 2 सदन जापान की व्यवस्थापिका अर्थात जापान की संसद के अंदर अपन को दिखाई देते हैं। तो इनकी भी चर्चा अपन आगे चल करके करेंगे जब अपन उसकी व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है जापान के संविधान में, एक स्थानीय स्वशासन भी ले सकते हैं आप, स्थानीय स्वशासन। जापान में एकात्मक संविधान होते हुए भी स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया है, संविधान में इसको स्थान दिया गया है। यानी कि ऐसा संविधान का ऐसा कोई बिंदु ऐसा नहीं है इसकी विशेषता का जिसका अध्ययन आपने पूर्व में कभी किया नहीं हो। यानी आपको केवल ये समझने का प्रयास करना है कि लौकिक प्रभुसत्ता का क्या तात्पर्य होता है, कठोर संविधान किस प्रकार से होता है, या अपन स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या तात्पर्य होता है, उसको संविधान के रक्षक के रूप में अपन किस प्रकार से देख सकते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है, इसको जो व्यवस्थापिका उसके कितने पार्ट होते हैं। तो ऐसी चीजें जब आप अपने मस्तिष्क में इस प्रकार के सवाल आप खुद करेंगे तो निश्चित तौर से आपको इनके उत्तर भी मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने इससे पहले इनके बारे में कुछ नहीं सुना है ना कुछ पढ़ा है। आपने पूर्व में पढ़ा है, सुना है, केवल अपनी समझ को विकसित करना है कि अपन इनको किस प्रकार से समझे, किस प्रकार का अर्थ लगाएं। संसद की सर्वोच्चता का क्या तात्पर्य है, संविधान की सर्वोच्चता का क्या तात्पर्य है। दोनों चीजों को एक साथ लेकर के आप कंपैरिजन करेंगे, दोनों का तुलना करेंगे तो निश्चित तौर से आप इसको समझ सकते हैं कि संसद की सर्वोच्चता का तात्पर्य ये होता है और संविधान की सर्वोच्चता का तात्पर्य ये होता है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। आप किसी भी विश्व के राष्ट्र की व्यवस्था का जब आप अध्ययन करने जा रहे हैं तो यहां उसकी व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है उसकी विशेषताएं। जब आपने उसकी विशेषताओं को समझ लिया तो उसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था का जो रूपरेखा बनी हुई है, उसका जो ढांचा बना हुआ है, वो इसी पे निर्भर करता है। साहब आगे चल करके अलग अलग आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग प्रकरण बनाकर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूपरेखा इन्हीं के आधार पर चलती है। यहां संसदीय शासन प्रणाली आई, संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ अध्यक्षीय शासन प्रणाली की चर्चा कर लीजिए साहब। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली थी, जापान में संसदीय शासन प्रणाली थी। तो दोनों की जो विशेषताएं हैं वो सम्मान हो गई कि संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अंतर संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका से इसका निर्माण होता है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं यहाँ पे शक्ति पृथक्करण का नियम जो है उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है, अर्थात अपने एक ऐसे पालन ही नहीं होता है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण किस प्रकार लागू होता है,
शासन के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जब तीनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर के कार्य करेंगी, एक दूसरे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब अपन कह सकते हैं साहब यहाँ शक्ति पृथक्करण का नियम जो है वो कार्य कर रहा है, जैसे अमेरिका में कर रहा है। लेकिन यहां नहीं है, क्योंकि यहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में क्या है, अंतर संबंध पाया जाता है साहब। तो इस प्रकार दूसरा होता है संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था महत्वपूर्ण व्यवस्था है, उसके एक प्राण अपन कह सकते हैं, उसकी आत्मा के रूप में अपन देख सकते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अर्थात गलती अगर एक करता है मंत्रिमंडल में तो सबको सामूहिक रूप से क्या करना पड़ता है, पद छोड़ना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली के लिए कि साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। इसका तात्पर्य सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है वो संसदीय शासन प्रणाली में लागू होता है। तो आज की क्लास में अपन केवल और केवल संविधान की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। अगली क्लास में अपन देखते हैं कि अपन सम्राट की शक्तियों के बारे में अध्ययन करें, या अपन ये देख सकते हैं कि जापान के संविधान के अंदर जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अर्थात उसकी जो व्यवस्थापिका है डाइट, वो भी महत्वपूर्ण है। हर बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं डाइट से, तो अपना प्रयास रहेगा कि सम्राट और डाइट को लेकर के अपन उसका एक विस्तृत अध्ययन जो है वो अगली क्लास में करने का अपन प्रयास करेंगे। तो मैं अपेक्षा करता हूं आपसे कि आप आज की इस क्लास के माध्यम से जापान के संविधान की जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनको आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और अच्छी तरीके से दूसरे संविधानों की सुविधाएं जो व्यवस्थाएं आपने पढ़ी थी उनके साथ उनका कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।